हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये इग्नू MEG1 यानी ब्रिटिश पोएट्री का ब्लॉक 5 जो कि है नियो क्लासिकल पोएट्स को डेडिकेटेड, उनके ऊपर बेस्ड है। उनके बारे में पढ़ने से पहले हम उस एज में क्या हो रहा था वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी बुक्स के थ्रू इतना तो जानते होंगे कि इस ब्लॉक में हमें सिर्फ 2 ही पोएट्स मिलेंगे, ड्राइडन एंड पोप। एंड ये दोनों ही सटायरिकल पोएट्स थे। इनकी पोएट्री अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा अलग है। अभी तक हमने प्यार भरी पोएट्री पढ़ी है, हमने मेटाफिजिकल पोएट्री जो भगवान को डेडिकेटेड थी वो पढ़ी है, अलग अलग टाइप की पोएट्री पढ़ी है। लेकिन अब जो है हम सटायरिकल पोएट्री पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग होगी इन सब से। तो ये जो है न्यू क्लासिकल पोएट्स ड्राइडन एंड पोप, इनको जानने से पहले या इनकी पोएट्री पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उस एज में क्या चल रहा है। तो इग्नू की जो बुक्स है उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिट सिर्फ इस एज को, द एज ऑफ ड्राइडन को डेडिकेट की है, क्योंकि जॉन ड्राइडन जो थे इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था इनकी एज पे। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और इनकी जो क्रिटिकल राइटिंग थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया उनकी पूरी एज में, और उनके आने वाले राइटर्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उनका। तो ये पूरा जो यूनिट है ये उस पर डेडिकेटेड है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट यूनिट है वो ड्राइडन की लाइफ के बारे में है। उसमें भी बहुत सारे जो रीजंस है उससे हमें पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहा उनकी जनरेशन पे, उनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स और राइटर्स पे, अलॉन्ग विद द वंस जो आने वाले थे आगे, उन पे भी कैसे असर पड़ा। तो इसमें जो है हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करेंगे किसके बारे में, रिस्टोरेशन एज के बारे में, जो कि 1660 से 1700 तक चली। ये पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से ये जो रिस्टोरेशन एज थी वो चली। उसके बाद जैसे ही ये एज ख़त्म हुई 1700 में, हमारी ऑगस्टिन एज जो है वो शुरू हो गई। ये जो ऑगस्टस जो राजा था रोम का, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इस एज पे, इसीलिए जो है ये एज चली 1700 से 1750 तक। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी एज, जब हम बोलते हैं एलिजाबेथन एज या कोई भी एज, जैसे अभी मैंने बोला ऑगस्टिन एज, जब उस राजा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जब वो राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो एज है वो उस राजा के नाम पे कर दी जाती है। लेकिन मान लीजिए उस वक्त का जो राजा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था या उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था, तो फिर वो जो एज है उसे हम या तो किसी पोएट के या किसी राइटर के या किसी और नाम से हम बुलाते हैं। तो इसीलिए रिस्टोरेशन जो एज है उस वक्त बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, और क्योंकि ये सारे चेंजेस आ रहे थे इसीलिए ये जो एज है ये किसी स्पेसिफिक राजा के नाम पे नहीं है। वहीं ऑगस्टिन जो है आप देख सकते हैं कि वो उस राजा के ऊपर बेस्ड है। तो ये तो मैंने बहुत सारा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनका जो सोशल बैकग्राउंड था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ड्राइडन ये पोएम्स लिख रहे थे या पोप जब वो पोएम्स लिख रहे थे तो हमें पता होना चाहिए कि उस वक्त उनकी दुनिया में हो क्या रहा था। तो उस वक्त का पॉलिटिक्स, उनका रिलीजन, उनका थिएटर, उस वक्त कॉफ़ी हाउस का भी बहुत ज़्यादा फैशन या प्रचलन था जहाँ पे सब लोग मिल बैठ के, उसको ऐसे समय की बर्बादी नहीं समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जैसे पोएट्स जो हैं उनका एक अलग पोएट्री कॉर्नर होगा, कॉफ़ी हाउस होगा जहाँ पे सारे पोएट्स मिलेंगे। इनफैक्ट साइंटिस्ट लोग भी मिला करते थे एक दूसरे से इन कॉफ़ी हाउसेस में, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो ज्ञान है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। तो इस प्रचलन के बारे में हम पढ़ेंगे। उस वक्त जो नेचुरल कैलामिटीज़ यानी जो प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें हम कहते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हुई है, यानी जैसे आग लग जाना या कहीं भूकंप आ जाना, कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हुई है उनसे भी ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा। जो कोई पोएट है या जो राइटर है उसे फ़र्क पड़ेगा कि उसके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, और वही चीज़ें हमें उनकी राइटिंग में भी उसके रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, या फिर उसके इंस्टेंस कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ओ हाँ वहाँ आग लगी थी, उस वक्त उसने ये पोएम लिखी होगी इसलिए उसने ये चीज़ यहाँ ऐसे लिखी है। इसके अलावा उस वक्त एजुकेशन किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था या किस तरीके की पढ़ाई को हम अच्छी पढ़ाई कहते उस वक्त में, ये चीज़ें। फिर उस वक्त का जो साइंस था, साइंस में क्या क्या प्रोग्रेस हुई थी, क्या क्या नई चीज़ें आई थी, कौन से नए साइंटिस्ट थे, उनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम फाइनली न्यू क्लासिकल जो पोएट्स है या जो न्यू क्लासिकल एज है उसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सबको एक्साइटमेंट होगा ये पढ़ने के लिए, शुरू करने के लिए। अब अगर आप इग्नू की बुक्स खोलेंगे तो काफ़ी ही बड़ा जो यूनिट 22 है एज ऑफ ड्राइडन, बहुत बड़ा, ये 26-27 पेजेस का आई गेस पूरा यूनिट है। तो अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट आपको पढ़ना चाहिए। बट ये जस्ट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, जो मेरे जो नोट्स हैं, जो मुझे लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने यहाँ इग्नू की बुक से ही ऐड जो करके नोट्स मैंने बनाए हुए थे उनकी लिंक मैंने यहाँ ऐड की है। आप वहाँ से बिल्कुल उनको रेफ़र कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैंने जो लिखी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लगे, तो इग्नू की बुक से बिल्कुल आप उसको एडिट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करिए और एडिट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो अब हम बिना किसी देर के जो इग्नू की बुक्स में जो हमारी लाइन से जो चैप्टर है हम पढ़ना है इसको शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले जो है हम जॉन ड्राइडन, जो कि 1631 में पैदा हुए थे और 1700 में उनकी डेथ हो गई थी, वो जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है रिस्टोरेशन एज पे। और दूसरे जो है हमारे अलेक्जेंडर पोप, जिनका कि जन्म हुआ था 1688 में और 1744 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो दोनों ही पोएट हैं, इनका न्यू क्लासिकल एज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, लेकिन जॉन ड्राइडन का जो इम्पैक्ट है वो किसी के कंपैरिजन में नहीं है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस एज को इन्फ्लुएंस किया है। अब ब्रिटिश पोएट्री ऑफ ऑगस्टिन एज जो है, इस एज के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एज ऑफ रीज़न, बैलेंस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि इस जो एज में है ये सारी चीज़ें नई नई जो चीज़ें हैं इस कल्चर में लाई गई हैं। इस एज में वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसी एज में जो है रिलीजन, साइंस और पोएट्री के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आया है और वहीं उनको मिलाया भी गया है। और साथ ही साथ हम इंडियंस तो कभी भी ये भूल ही नहीं सकते हैं कि इसी टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे रूल कर रहे थे। इंडिया पे ही नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में सब जगह रूल कर रहे थे, लेकिन हमें फ़र्क पड़ा क्योंकि वो हमारी कंट्री पे भी रूल कर रहे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ऑलरेडी इंग्लैंड से इंडिया में आके इंडो ब्रिटिश रिलेशंस बना लिए थे। तो जैसे कि आपको तो पता होगा कि वो लोग इंडिया में तो आ चुके थे और उन्होंने अपना जो है पूरे तरीके से कब्ज़ा नहीं किया था, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। उनका बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि किसी का कहना मानते हैं, जो हम किसी की जो प्रेजेंस है वो बहुत अफेक्ट करती है। तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलेगा वो ये है कि जो एक पैरेलल आपको वहाँ ब्रिटेन का जो इंग्लिश उस वक्त चल रहा था और वो जो लिख रहे थे और हमारा जो लिटरेचर इंडिया में है उसका, उनके बीच का एक पैरेलल, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है इग्नू की जो बुक्स है उसमें है कि लिटरेचर इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि हमारी जो इंडियन इंग्लिश है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? इंग्लिश लिटरेचर। वैसे ही जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर ब्रिटेन में उसको रोम के जो लोग थे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते थे, उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। और उसी तरीके से जैसे कि हमारे लिए इंडिया में जो आज के हमारे टाइम में जो संस्कृत भाषा है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही इंग्लिश के लिए इंग्लैंड जो था उनके लिए लैटिन भाषा वैसी ही थी जैसे हमारे लिए संस्कृत है। तो जहाँ हम ब्रिटिश इंग्लिश से इंस्पायर होते हैं, वो लोग उस वक्त में यानी 1700s में, जो कि हमारा ऑगस्टिन पीरियड था, वो लोग रोमन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। और इसीलिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो उसमें रोम और लैटिन और फ्रेंच ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज से आपको वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि वो उससे इंस्पायर हुआ करते थे। उसको वो अपनी पोइट्री में या किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो सोचेंगे कि वाह, अगर मैंने ये वर्ड ऐड किया तो अब मेरी पोएम या मेरा जो ऐसे है वो ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अब इसके साथ हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ रिस्टोरेशन एंड अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड। तो जो 18th सेंचुरी की शुरुआत थी उस वक्त रिस्टोरेशन जो चल रहा था उसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। तो उस एज में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आए थे। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि जो राजा है वो वापस आ गए थे, क्योंकि आपको अगर अभी तक आपने जो मेरी वीडियोस है वो देखे होंगे या आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक वक्त ऐसा आया था जब लोगों को पार्लियामेंट चाहिए था, उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, उन्हें राजा का रूल नहीं चाहिए था। तो उन्होंने जो अपना राजा है उसे मार के भगा दिया था, उसको मार दिया, उसकी फैमिली में भी मोस्टली लोगों को मार दिया। एक जो है उनका बेटा वो बच के भाग गया था। लेकिन अब जो है वो राजा वापस आ चुका है। तो जो डेमोक्रेसी वाला जो रूल था जो चल रहा था, आपने क्रॉमवेल वगैरह के बारे में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, हमने उसकी पोएट्री भी, उसको डेडिकेटेड पोएम्स भी हमने यहाँ पढ़ी हुई हैं। तो वो जो है उसको वापस उन्होंने डेमोक्रेसी को हटा के राजा को वापस लेके आ गए थे। और जो प्यूरिटन्स थे, जैसे कि आपको याद होगा कि दो जो पार्ट्स में क्रिश्चियनिटी डिवाइड हुई थी, प्यूरिटन्स और कैथोलिक्स। तो जो प्यूरिटन्स थे उनका डिक्टेटरशिप चालू हो चुका था, क्योंकि अब उनका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था अब वो लोग ज़्यादा पावर में थे, क्योंकि राजा के साथ साथ वो भी पावर में आ चुके थे 1660s में। जो बिशप्स थे और उन प्रेयर बुक्स जो थी उनको एंजेलिकन जो चर्च है वहाँ पे वापस ले आया गया था। और उसी के साथ साथ जो 20 साल से एक इमरजेंसी वाला उनका पीरियड चल रहा था, जो इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर हो जाती है वो चल रहा था, वो फाइनली अब 20 साल बाद ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब जो नया चेंज एक आया था वो ये था कि जो अपर क्लास है वो सून दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, विग्स एंड टोरी। तो जो एक है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे यानी डेमोक्रेसी को, और जो दूसरे हैं वो किंग को और राजा को सपोर्ट किया करते थे। और अब यही जो वक्त था, इसी वक्त में जो रॉयल सोसाइटी है उसका फाउंडेशन हुआ था,
जो राजा है चार्ल्स टू, उनके ही पेट्रोनेज के अंदर ये जो सोसाइटी है ये बनी थी। क्यों? क्योंकि अब जब इतने सारे चेंजेस यहाँ आ चुके हैं तो वहाँ पे साइंस को भी अब हमें लाने की बहुत ज़रूरत हो गई थी। ये चीज़ वहाँ का राजा जानता था और इसीलिए उसने खुद इस जो ग्रुप है, जो रॉयल सोसाइटी है, इसको फंड किया था। इसके बाद उसी वक्त के जो बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो हम सब जानते हैं, मिस्टर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो थे, उनका जन्म हुआ था 1642 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1727 में। तो आप देख सकते हैं कि ये भी उसी ऑगस्टिन एज और रिस्टोरेशन एज के बीच में, रिस्टोरेशन तो नहीं लेकिन ऑगस्टिन एज के बीच में ये ज़्यादा उस वक्त थे। तो ये जो थे आइजैक न्यूटन, ये भी क्रिश्चियन थे, डेडिकेटेड क्रिश्चियन थे, लेकिन इनके जो ग्रेविटेशन के लॉस जो थे ये कहीं ना कहीं थोड़ा चर्च की जो सिखाने की जो मेथड है, जो कुछ चर्च जो कुछ कहता था उसके इतने सपोर्ट में नहीं थे। और क्योंकि सडनली जो इतने इनके सारे नए नए खोज जो उन्होंने की मिस्टर न्यूटन ने, उसकी वजह से जो है, जो सुपरस्टिशन है, जिसे हम कहते हैं आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा कर लेना बिना उसके पीछे का साइंस या रीजनिंग जाने, तो इसीलिए जो सुपरस्टिशन उसको अब लोग दूर करने लगे थे कि अब हम बिना किसी बात को जाने उस पर भरोसा नहीं करेंगे और जब तक हमें उसके पीछे सही रीज़न नहीं मिलता हम भरोसा नहीं करेंगे। और इसलिए जो पोएट्री भी थी वो भी अब उन सब चीज़ों से, जो पुरानी चीज़ें वो लिख रहे थे अभी तक, उनसे काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। अब वो लोग कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहते थे। अब वो लोग इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और उसी वक्त एक और जो हमारे बहुत फेमस इंसान है, थॉमस हॉब्स, इन्होंने जो है क्लर्गी को यानी चर्च को ऑफेंड कर दिया था। क्या कह के? उन्होंने कहा कि ये जो चर्च है ये एक स्पिरिचुअल पुलिस फोर्स की तरह है और ये जो हमारी नई फिलॉसफी है इसके थ्रू उनको लगा और लोगों को भी लगा कि अब हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, अभी तक हम जो सब रुके हुए थे अब हम अपने जीवन में कुछ नया कर पाएंगे। और इसीलिए उस वक्त के जो पोएट्स थे, जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम ब्लेक, ये सभी जो पोएट्स थे या जो राइटर्स थे उस वक्त के, ये सिर्फ चीज़ें लिखते नहीं थे, ये फिलॉसफी, साइंस, रीजनिंग, हर चीज़ इन लोग जोड़ के कुछ नया बनाने की कोशिश किया करते थे। इसी वक्त जो है उनका इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, ये सभी चीज़ें फल फूल रही थी। क्वीन एन जो है उसी वक्त वहाँ की जो रानी थी, उनके वक्त में भी बहुत पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। उनका जो रीन है वो चला 1702 से 1714 तक, ऑलमोस्ट 12 साल उनका जो वक्त चला। इस वक्त जो है मिडिल क्लास, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने ऊपर चढ़ाया। जो मिडिल क्लास है उसको बिजनेस क्लास बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट छापे, जर्नलिज्म है उसको भी आगे बढ़ाया। जो लंदन सिटी है वो भी हर रिस्पेक्ट में आगे बढ़ा। पहले वो सिर्फ प्री इंडस्ट्रियल था, यानी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन इनके रीन के बाद, क्वीन एन जो है उनके रीन के बाद, जो लंदन है वो भी बहुत अच्छे से फला फूला और जो है सब जगह राइटर्स को और जो कोर्ट है, हर किसी को कॉफ़ी हाउसेस और क्लब्स में घूमने फिरने का या रुकने का मौका मिला, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो बदल रही थी। और इसी के साथ साथ जो है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो सब तरफ फैल रहा था, वो लोग सब जगह बिजनेस करने जा रहे थे, तो वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट लेके आया करते थे। जैसे कि इंडिया से कोई चीज़ उनको अच्छी लगी तो वो वहाँ से ब्रिटेन में लेके आएंगे, तो उनको जो है ब्रिटिशर्स को सब एक्सपेंसिव, अच्छी, महंगी, लग्जूरियस चीज़ों को लेने की आदत शुरू हो चुकी थी उनकी। अब हम आते हैं हमारे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पे। तो ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है ये 1688 में हुआ था। ये एक बहुत ही अलग तरीके का यूनिक रिवॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी खून खराबा इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बस जो रूलिंग डायनेस्टी है इंग्लैंड की वो चेंज हो गई थी। स्टुअर्ट की जगह अब वो हेनोवेरियन पे आ चुकी थी और इसीलिए उनका जो रूलिंग है वो चेंज हो गया था। अब जो है, अब ऐसे हो गया था कि अभी तक जो है राजा वो राज्य करता था और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो है नए रूल्स के मुताबिक जो लॉ है वो राजा से बड़ा था। अब मैं इसको इग्नू की बुक से रीड करूंगी। द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश सोसाइटी एंड माइंड। अब जो वहाँ के लोग थे वो बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्हें लगने लगा कि इंग्लैंड से बेहतरीन कंट्री तो कोई हो ही नहीं सकती, हम बेस्ट है। धीरे धीरे जो है, उस वक्त तक तो सब शुरू में अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है डिक्लाइन ऑफ कोर्ट, यानी उनका जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अब जो है पेट्रोनेज जो है वो सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहा, वो पॉलिटिक्स में, फैशन में, लिटरेचर, इन्वेंशन, कंपनी प्रमोटिंग, हर जगह जो पेट्रोनेज का जो सिस्टम है ये आगे बढ़ने लगा कि हर तरफ आपको पेट्रन्स की, आप मुझे पैसे दो और मैं आपके लिए ये काम करूँगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो पब्लिशर्स हैं वो पेट्रन से ज़्यादा बुरे हो गए।
तो पेट्रोनेज सिस्टम समझना पड़ेगा आपको कि उस वक्त जो है किताबें जो लिखी जाती थी, मान लीजिए मैं एक राइटर हूँ और मैंने एक बुक लिखी, तो आज के ज़माने में क्या होता है कि मैं पब्लिशर के पास जाऊँगी, उन्हें अगर मेरी बुक अच्छी लगी तो वो पब्लिश करेंगे और फिर मुझे रॉयल्टी मिलेगी। ऑफ कोर्स मैं उनके साथ काम करूँगी, हम लोग मिल बैठ के वो बुक को सेटल करेंगे। लेकिन जो उसके बाद है एक प्रॉपर कंपनी, एक प्रॉपर चैनल है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था। अगर मैं एक राइटर हूँ और मैं कुछ लिख रही हूँ तो वो पब्लिश होने के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि पब्लिशिंग भी उतनी कुछ उस लेवल पे नहीं थी। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक अमीर इंसान को ढूंढूंगी जिसको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ तुम मेरी ये बुक पब्लिश करवाओ, या तुम्हें मेरा काम अगर अच्छा लगे तो तुम मुझे कुछ पैसे दो या मेरी कुछ मदद करो। तो ऑब्वियसली जब मेरा पेट्रन, जो भी इंसान मेरी उसको मेरा काम अच्छा लगेगा तो वो बोलेगा ठीक है आज से मैं तेरा पेट्रन। तो अब अगर उसे मेरी चीज़ पसंद आ रही है और इसीलिए वो मुझे पैसे दे रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसी ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो उसको खुश करती हूँ, या उसको उसकी तारीफ़ में चीज़ें लिखूँ, इस तरीके की चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी। तो अब वो बता रहे हैं कि तब जो उस वक्त जो था पब्लिशर्स जो हैं वो पेट्रन से भी ज़्यादा बुरे हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अब उनका जो काम है वो सिर्फ एक मिडिल मैन के बीच का रह गया था, कि वो ऑथर जो है यानी लिखने वाला और जो कॉमन रीडर है, क्योंकि उस वक्त तक मशीन्स आ चुकी थी, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बन चुकी थी, जो लोग न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स पढ़ते हैं उन दोनों के बीच के चैनल को वो सिर्फ एक मिडिल मैन की तरह कनेक्ट करते थे, और इसीलिए जो है वो काफ़ी नीचे गिर चुके थे, लाइक पेट्रोनेज सिस्टम से भी ज़्यादा नीचे वो आ चुके थे। तो ये जो यूनिट है इसमें बस ऐसे ही हम हर टॉपिक को ऊपर ऊपर से कवर करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इग्नू की बुक्स में दिया है कि हमें थोड़ा थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अब अगर हम अगले टॉपिक पे आए तो उस वक्त का कोर्ट और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसकी जो टोरीज हैं वो राजा को सपोर्ट करते थे, और जो हमारे विग्स हैं वो जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिटी कोर्ट और सिटी पॉलिटिक्स में जो हो रहा था उसकी बात करते हैं। तो जो कोर्ट है वो ऑब्वियसली टोरी की साइड पे था और जो विग्स हैं वो दूसरी तरफ थे। और अब जो अभी तक खुशी के दिन वगैरह उनके थे वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो अपनी सारी अटेंशन, जो राइटर्स की जो अटेंशन है वो अभी तक जो था सिर्फ कोर्ट को अम्यूज़ करने में लगा रही थी। तो अब वो चाहते कि इस चीज़ में कुछ बदलाव आए। अब अगर हम बात करें हमारे दो जो राइटर्स हैं जिनकी पोएम्स हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी यूनिट में, वो है ड्राइडन। जो ड्राइडन है वो टोरी की साइड पे थे और जो शेडवेल है वो विग्स की साइड पे थे। तो जो हमारे सिलेबस में जो पोएम है मैक फ्लेक्नो, वो एक्चुअली शेडवेल पे ही एक अटैक है जो कि एक विग थे। अब ये जो चीज़ें इन सब की वजह से जो विग्स और टोरी के बीच का जो गैप है उसकी वजह से सिर्फ उनकी सोसाइटी जो है वो डिवाइड ही नहीं हुई थी, बल्कि एक तरीके से फ्रैक्चर हो गई थी, क्योंकि आपस में इन लोगों का लड़ना भिड़ना चालू था। एक तरीके से दूसरे तरीके, एक नहीं तो दूसरे तरीके से एक दूसरे की टांग खींचने पे जो है लगे रहते थे। और जो बीच के जो मिडिल क्लास है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो अपर क्लास है ये इन लोगों के बीच में जो डिवीजन था, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो भी इनके इस ब्रिज को भर नहीं पा रही थी। और इसीलिए उस वक्त जो है बहुत सारे जो ऐसे पोएट्स हैं जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस सटायर लिखा करते थे। इसमें से ही एक जो इसका एग्जाम्पल है वो है बटलर का, जो कि सेल्फ राइचियस फूल जो है उसके वक्त के, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा, जो 1.5 लोग नहीं होते हैं उनको अटैक करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और लेकिन ये भी कहने की बात है कि वो किसी एक को पकड़ के एक्सपोज नहीं करते थे, क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो है वो हिपोक्रेसी को यानी दोगलेपन को एक्सपोज करती थी, उसकी सच्चाई दिखाती थी। ऐसी ही मोस्टली उनकी पोएम्स रहा करती थी। अब अगर हम थिएटर की बात करें तो उस वक्त जो थिएटर है, जो प्ले हाउसेज हैं, क्योंकि उस वक्त टीवी वगैरह तो इतना नहीं था ना कि चलो मूवी देखते हैं, ऐसे नहीं होता था कि नेटफ्लिक्स है लगाया अपने हिसाब से चूज़ किया और देखने लगे। उस वक्त थिएटर है वो काफ़ी चला करते थे। तो अभी जो एक नया चेंज आया था वो ये था कि जो विमेन एक्ट्रेस है यानी जो औरतें हैं वो फीमेल रोल्स अब करने लगी थी। अभी तक जो होता था कि आदमी ही सारे रोल्स करते थे, औरतों के भी और आदमियों के भी, क्योंकि औरतों का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो है औरतें अपने रोल खुद करने लगी थी। जो ड्रामा है वो लोकलाइज हो गया था लंदन में, और उनकी जो वहाँ की ऑडियंस थी, जो भी उनकी सोसाइटी या उनके शहर की जो ऑडियंस थी उनको टारगेट करते हुए जो ड्रामाज है वो बनाए जाते थे। और इसीलिए जो शेक्सपियर के जो और जो बेन जॉनसन के जो प्लेस थे उनको एक नया जीवन मिला। और इसी के साथ साथ जो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन, उनके भी हीरोइक ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था थिएटर्स में। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब यहाँ इंग्लैंड के जो राजा थे उनको मार दिया गया था और उनका जो चार्ल्स टू बेटा था वो भाग गया था, वो फ्रांस में रह के एक्साइल में वो वहाँ पे रह के जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया था। तो अब जब वो वहाँ से वापस आए, फ्रांस से वापस आए इंग्लैंड, तो अब ऑफ कोर्स वो फ्रांस में इतने टाइम रहा है तो वो अपना एक फ्रेंच पैशन भी अपने साथ वापस लेके आया। तो इसीलिए उसका भी इम्पैक्ट इनकी जो एज है उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। और इसीलिए जो है
अगर आप ड्रायडन का ऐसे पढ़ेंगे, ड्रायडन्स ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, इसमें एक बहुत ही उन्होंने गहरा डिस्कशन किया है, गहन रिसर्च की हुई है on the relative merits of ancient Greek and Latin drama, the contemporary French neoclassical drama, English drama of the age of Shakespeare and Johnson, और उनके खुद के जो एक्सपेरिमेंट्स थे इन द सीरीज हीरोइक ड्रामा, उस सब को लेके उन्होंने काफ़ी सारा इस बुक में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं सोच रही थी, मुझे लगा था कि ये वीडियो जो है या मैं ये चैप्टर इसी एक वीडियो में ख़त्म कर पाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसका ही बचा हुआ पार्ट में एक सेकंड वीडियो में बनाऊंगी, जिसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप प्लीज़ जो है उस वीडियो को देखिए ताकि आपका जो ये यूनिट है ये पूरा कवर हो जाए। आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।